पिछले 2014 से मैं पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा था, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुझे काफ़ी लॉस हुए क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा घटी और प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हुआ। उसके बाद में जैसे फार्मिंग आ गया और आज मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। नेचुरल फार्मिंग करना क्यों जरूरी हुआ है? क्योंकि फार्मिंग 3 प्रकार की होती है। केमिकल फार्मिंग आज हमारे हिसार यूनिवर्सिटी, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पंजाब लुधियाना यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक निकाला है कि 1 साल के लिए आप 2 क्रॉप लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर की जमीन होती है, उसके लिए 300 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ के लिए 120 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एक फसल के लिए, जैसे गेहूँ की फसल है तो उसके लिए 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। केमिकल फार्मिंग में तो हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल करके 2.5 दिन में पूर्ति कर देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिक में हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनिक में क्या करना है, हमें गोबर की खाद डालेंगे या केंचुआ की खाद डालेंगे या बायोगैस डालेंगे। तो गोबर की खाद डालेंगे तो 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन होती है, और अगर 1 टन में 2 किलो नाइट्रोजन होता है तो हमें 30 टन गोबर की खाद चाहिए। 30 टन माना 300 बोतल, और 300 बोतल खाद के लिए हमें कम से 25 से 30% की आवश्यकता पड़ती है। 25 से 30% का तो 1 एकड़ से 4 की पूर्ति नहीं होगी, तो सब लोग फिर हमें बायो प्रोडक्ट लगानी पड़ेंगे जो हमारे दिन पर भारी पड़ते हैं। अगर हम इतना नहीं देते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी डाउन चली जाती है, घट जाती है। दूसरा, अगर हम हर साल गोबर की खाद में डालेंगे तो हमारी ज़मीन के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। अगर हमारी ज़मीन के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया तैयार हो गए तो फिर उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गर्मियों के अंदर गहरी सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे हमारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अगर हम गर्मी के अंदर जुताई करते हैं तो साइंटिस्ट का भी मानना है कि अगर 35 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा है और उस समय अगर आप जुताई करते हैं या अपनी ज़मीन को खुला छोड़ते हैं तो आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन 70% 70% तक उड़ जाता है। अगर उड़ जाता है तो उससे हमारा वायुमंडल भी खराब होता है। वायुमंडल खराब होता है तो वो भी नुकसानदायक है। और फिर हमें ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करने के लिए हर साल गोबर की खाद डालनी पड़ती है। तो वहाँ पर तो हमने गोबर की खाद से कर ली, लेकिन यहाँ पर नेचुरल फार्म में हमें गोबर की खाद भी नहीं लगानी है, तो फिर कैसे पूर्ति करेंगे? क्योंकि 78.6% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है, लेकिन वायुमंडल से हमारी फसल सीधी जो नाइट्रोजन नहीं ले सकती, तो कैसे लेगी? उसके लिए हमें क्या है कि अपनी ज़मीन को बैक्टीरिया देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जियोमेट बनाना पड़ेगा। जियोमेट कोई खाद नहीं है। जियोमेट एक इस तरह से है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारी रसोई के अंदर आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, नमक मिर्च मसाले भी है, गैस भी है, लेकिन क्या रसोई अपने आप स्वयं हमें भोजन बना के दे सकती है? नहीं देगी ना। तो उसके लिए बनाने वाला भी चाहिए, हमारी माता बहन चाहिए, तभी तो भोजन तैयार होगा। इस तरह से ही हम जीवामृत जो तैयार करते हैं, जीवामृत हमारी इस तरह से ही काम करता है, हमारी रसोई का काम करता है। और जीवामृत डालने से हमारे बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के हमारी फसल को देते हैं। दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कार्बन होते हैं, तो उसको तोड़ करके हमारी फसल को देते हैं, क्योंकि फ्री में किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, ऐसे ही हमारी हर फसल 5 तत्वों से बनी हुई है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। हर चीज़ में विलय हो जाती है, लेकिन हम उसमें हम क्या करते हैं कि जितनी हमें जरूरत होती है उतनी हमें लेनी चाहिए, बाकी जो जरूरत नहीं होती है उसे वापस ज़मीन में दे देना चाहिए। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो जरूरत है वो तो हमने ले ली, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हमने तिल्ली दिखा के आंख लगा के छोड़ दिया। उससे हम अपनी ज़मीन को भी खराब कर रहे हैं, दूसरा बैक्टीरिया भी खराब कर रहे हैं। उसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। माना कि हम कोई भी हरी फसल लेते हैं और उसको 100 किलो फसल को काट लेते हैं और उसको वेट कर लेते हैं, उसको पूरी तरह सुखाएंगे तो सुखाने के बाद में उसका 22 किलो वेट बचेगा, यानी 78% तो उसके अंदर क्या थी, पानी था, जल की मात्रा थी। लेकिन जब उसे जलाएंगे तो जलाने के बाद में क्या होगा, केवल 1.5 किलो वेट बैठेगा, तो उसमें 1.5 किलो क्या थी, मिट्टी थी, बाकी 1.5 किलो मिट्टी वो मिट्टी में मिल जाएगी। 78% पानी था, वो पानी में चले गया,
और बाकी जो आकाश तत्व था, वायु तत्व था, वो आकाश तत्व में, अग्नि तत्व में मिले हुए और वायु तत्व में मिलाया जाता है। इस तरह से ही हमारी जो है नेचुरल फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग में हम सबसे पहले जीवामृत जो बनाना शुरू करते हैं। तो जीवामृत हम एक ड्रम लेते हैं कोई भी प्लास्टिक का, तो उसमें 180 लीटर पानी लेते हैं। 180 लीटर में 10 किलो गोबर का खाद लेते हैं, गाय के गोबर का खाद लेते हैं, गोबर लेते हैं। 10 लीटर गोबर लेते हैं, 2 किलो गुड़ लेते हैं, 2 किलो बेसन लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं हम किसी बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ कभी केमिकल का खेती नहीं किया गया हो। अगर आप काफ़ी समय से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल नहीं डाल रहे हैं, तो अपनी खेती में मिट्टी ले सकते हैं। और हम जो बेसन देते हैं या किसी भी दाल का जो देते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन खा करके जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो तंदुरुस्त बन जाता है, और जो गुड़ होता है, गुड़ से हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से जैसे आप मौसम है, इस मौसम में हमारा लगभग 2 से 3 दिन में जो हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। सर्दियों के टाइम में 5 से 7 दिन ले जाता है। इसको हम सुबह शाम 5-5 मिनट सुई की दिशा में घुमाना होता है। जब हमारा तैयार हो जाता है तो इसको हम 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका क्या है, अगर हम पानी के साथ में कर रहे हैं तो 200 लीटर को हम 1 एकड़ में पानी के साथ में चला सकते हैं। अगर सिपरे में करना है तो सिपरे में हमें पहले जो सिपरे करना होता है वो 21 दिन की फसल में करते हैं। तो 21 दिन की जो फसल होती है, 5 किलो पानी जो हमारा जीवामृत होता है उसको अच्छी तरह से कपड़े से छान करके 5 लीटर उसमें से लेंगे, 100 लीटर पानी में ले करके उसका स्प्रे कर देंगे। वहाँ पर 21 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करते हैं, तो उसमें हम 10 लीटर जीवामृत लेंगे और 150 लीटर पानी में मिला कर उसको स्प्रे कर देंगे। और तीसरा जो स्प्रे करेंगे उसमें हम 200 लीटर पानी लेंगे और 20 लीटर जीवामृत लेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे। लेकिन चौथा जो हम स्प्रे करेंगे उसके अंदर हम 100 लीटर पानी लेंगे और 3 किलो खट्टी लस्सी। खट्टी लस्सी जितनी पुरानी होगी, चाहे आपकी 1 साल पुरानी हो, उतनी बेहतर होगी। खट्टी लस्सी के लिए या तो आप पुरानी लस्सी इस तरह रख सकते हैं, या किसी भी प्लास्टिक के या मिट्टी के बर्तन में लस्सी डालकर तो उसमें कोई भी कॉपर का बर्तन या कॉपर का तार डाल दें, तो उससे भी खट्टी लस्सी हो जाती है। तो वो क्या काम करती है, हमारी CO2 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का काम करती है, जो हमारी फंगस का काम करती है, जो हमारी मलेरिया की बीमारी आती है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। उसके साथ साथ में हमारे जो इंसेक्ट आते हैं, रस्सू से कीट आते हैं, तो रस्सू से कीट के लिए हम नीमास्त्र तैयार करते हैं। नीमास्त्र में हमें 5 किलो नीम के पत्ते या निगोड़ी लेना होता है, उसको अच्छी तरह से चटनी बना कर कूट करके और 10 लीटर पानी में उसको बॉयल करना होता है। उबाल करके और उसके बाद में ठंडा हो जाता है, 48 घंटे के बाद में 2.5 से 3% के हिसाब से आप उसमें स्प्रे कर दें। तो जो रस्सू से कीट है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा 10 पन्नी होती है। 10 पन्नी में हम क्या है, 10 प्रकार के पेड़ पौधे के पत्ते लेते हैं, जिसमें 5 किलो सबसे ज़्यादा हम नीम के पत्ते लेते हैं 5 किलो। बाकी उसके साथ में जैसे 2 किलो आक के पत्ते ले लिए, 2 किलो सफ़ेद धतूरा ले लिया, 1 किलो कांग्रेस गाज जिसे बोलते हैं, ये गाजर गाज बोलते हैं, ये ले लिया। उसके साथ में आप कनेर जैसे ये होती है, काबुली बादाम होता है, उसके ले लिए। उसके साथ में मतलब किसी भी 10 प्रकार के पेड़ पौधे के पत्ते ले लेते हैं। लेकिन 2-3 ये फसलें की जरूर ले लीजिए, सफ़ेद धतूरा हो गया, आक हो गया और नीम हो गया, ये जरूरी है। इनके अनुसार और जो आपके अवेलेबल है वो कर लेना है। इसके साथ 2 किलो तीखी हरी मिर्च, इसको डाल करके और 170 लीटर पानी और 10 लीटर इसमें गोबर से मिला लेते हैं। और ये आपका लगभग 1 महीने इसको सटाते हैं। सटाने के बाद में आपका तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद में आधा लीटर इसमें से लो और 15 लीटर की टंकी में, और जैसा आपका इंसेक्टर फसल है उसके हिसाब से 2 से 5 से गोबर उसमें मिला दो, उसका स्प्रे कर दो। तो ये आपका रस्सू से कीट में भी काम करेगा और सूंडी में भी काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा सूंडी बन जाती है तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार करते हैं। और ब्रह्मास्त्र में क्या करते हैं, उसमें 10 लीटर पानी लेते हैं, उसके अंदर 5 किलो नीम के पत्ते लेते हैं। अगर हमारे पास में करंज के पत्ते हैं तो 3 किलो नीम के पत्ते लेते हैं, 2 किलो करंज के पत्ते ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं। उसके साथ में आधे किलो लहसुन की चटनी, आधे किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी और आधे किलो अदरक की चटनी, ये मिक्स करके और उसको हम उबाल कर लेते हैं। उबाल करने के बाद में 4 से 5 उबाल आ जाते हैं। उसके बाद में 48 घंटे तक इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और 48 घंटे के बाद में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जो आपकी सूंडी जो तनी में सूंडी हो जाती है या फ्रूट में जो सूंडी बन जाती है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है।
दूसरा जो हम इसमें फार्मिंग करते हैं बेड का फार्मिंग करते हैं, उसके फायदे क्या है? क्योंकि हमारी किसी भी फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होती, जो नमी की आवश्यकता होती है। अगर हम फ्लड में पानी लगाएंगे तो हमें क्या है कि जिस समय पानी लगाया उसमें पानी तो आप दे पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन के अंदर 50% ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी फसल में क्या है पीलापन आ जाता है। और जब पीलापन आता है तो उसमें क्या है कि हम सोचते हैं कि इसमें नाइट्रोजन भी कर दें तो यूरिया मार देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप यूरिया ना मारते उसकी नराई उड़ाई करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी फसल दोबारा से हरियाली आने लगी। लेकिन इसके बजाय अगर आप बेड पर फार्मिंग करेंगे तो बेड पर फार्मिंग करने के उससे अगर पानी उसमें थोड़ा ही लगाएंगे जिससे फसल को केवल नमी पहुँचे, तो उसमें 50% पानी की मात्रा में आपको वापसा भी मिल रहा है, नमी भी मिल रही है और उसमें 50% ऑक्सीजन मिल रही है। अगर इस तरह से करेंगे पानी जितनी दूरी पर लगाएंगे इतना ही आपकी जड़ों का विकास होगा, जितना जड़ों का विकास होगा हमारी फसल भी अच्छी होगी। दूसरा, हमें मल्चिंग करनी है। मल्चिंग किस लिए करना होता है? पहले तो हमारे अगर मल्चिंग करके रखें तो सूर्य की सीधी किरण हमारी ज़मीन पर नहीं पड़ती है, तो हमें पानी की कम से कम आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा वाष्प बन के जो पानी नहीं हो जाएगा। दूसरा वापसा है, आपने देखा हो गर्मी के दौरान कोई धूप जो गर्मी होती है मई जून का महीना, तो एक गट्ठा लकड़ी का डाल देते हैं तो उसके अंदर भी नमी मिलती है। तो उसका कारण क्या है कि हमारे वायुमंडल के अंदर जितनी भी नमी होती है, जो हमारी मल्चिंग होती है, वो उस नमी को खींच लेती है, खींच करके हमारी फसल को देती है। क्योंकि हमारी फसल को पानी की जरूरत नहीं, केवल नमी की जरूरत है, वापसा की जरूरत है, तो वहाँ से भी नमी लेकर के हमारी फसल को मिलती है। तो इस तरह से हम अपने पानी को बचा रहे हैं, वायुमंडल को बचा रहे हैं। दूसरा, अगर हम मल्चिंग करके रखते हैं तो हमारा जो एक बिना पैसे का जो मजदूर होता है, केचुआ कहते हैं, केचुआ हमेशा अंधेरे में काम करता है। अगर हम मल्चिंग नहीं करते तो केवल रात को ही केचुआ काम करता है, मल्चिंग करने के बाद में अंधेरा हो जाता है, हमारे केचुआ 24 घंटे काम करता है। आज हमारी फसल के अंदर हमारी ज़मीन के अंदर केचुआ है, लेकिन सुप्त अवस्था में नीचे है केचुआ, लेकिन जैसे बारिश पड़ती चौमासा होता है तो केचुआ बाहर निकल जाता है। इस तरह से जब हम जीवामृत लगाते हैं, जीवामृत की महक से वो केचुआ बाहर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा तो गाय या आपका बिजार है गोबर कट जाता है, तो उसके नीचे देखेंगे तो उठा के उसमें नीचे आपको गड्ढा दिखाई देगा। तो गड्ढा किसका होता है? केचुआ होता है। केचुआ नीचे से आता है और जिस सुराख से होकर के आता है, सुराख से वापस नहीं जाता है, दूसरे सुराख से जाता है और साइड में गर्मीवास लगा करके जाता है और वहाँ से क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे हमारे पानी की भी पूर्ति, अगर घर सूखा पड़ जाती है बहुत ज़्यादा तो वो भी नमी नीचे से लेकर के हमारी फसल को देता है, उसमें पानी की पूर्ति होती है। अगर बहुत ज़्यादा से बारिश पड़ती है तो बारिश में आजकल जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की नई वो ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें कुछ किसान बता रहे थे कि हमारे खेत के अंदर गेहूँ में पानी रुक जाता है, कई दिन तक पानी खड़ा ही नहीं होता है, मतलब खड़ा रहता है, फसल हमारी सूख जाती है। उसका मेन कारण ये है कि हमारी ज़मीन की जो सुराखें हैं वो बिल्कुल रुक चुकी हैं और जिससे हमारी पानी नीचे नहीं जा रहा है, हमारी सोख होती है वो नहीं है, इसलिए हमारी फसल भी खराब होती है। नेचुरल फार्मिंग करने से हमारे जो ज़मीन के सुराख है वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। और जो केचुआ होता है, केचुआ 24 घंटे मिट्टी खाता है, उसका 40% ह्यूमस होता है। ह्यूमस एक हमारी पकिया हुआ भोजन होता है फसल के लिए। ह्यूमस हमारा उससे बनता है ह्यूमस। दूसरा, हमारा जितने भी बैक्टीरिया मरता है, केचुआ मरता है, उसका भी 40% ह्यूमस ही होता है, जो हमारी पकी हुई फसल होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान करना है कि हमें किसी भी फसल का जो भी हमारा वेस्ट है, जो हमें जरूरत है वो हमें ले लेना, लेकिन उसके वेस्ट को पूरी तरह से अपने खेत में छोड़ देना, उसको जलाना नहीं है और उसको पूरी तरह से गलने सड़ने देना है। मैं काफ़ी समय से अपने खेत में कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई गोबर नहीं डालता, कोई केमिकल नहीं डाला, नहीं DAP भी डाला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं शहरी हिसाब से बता रहा था कि मैंने उसमें चेरी टमाटर लगाया हुआ है और चेरी टमाटर एक बीज के बेड पर लगाया था और एक बेड पर मैंने चिली लगाई थी, मिर्च लगाई थी और दूसरा बेड खाली था। आज मेरी कंडीशन ये है कि बीज का बेड है, उससे चेरी टमाटर ने मेरा वो दूसरा बेड वो भी कवर कर लिया, इधर का भी कवर किया, लगभग उसकी 10 से 12 फुट हाइट बढ़ चुकी है एक टमाटर। उसके अंदर 2014 से आज तक मैंने कोई भी खाद नहीं डाला, लेकिन हमारी ज़मीन के अंदर क्योंकि उसमें जितना वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट, चाहे उसके अंदर कांग्रेस घास है, चाहे उसके अंदर भांग है, धतूरा है, कोई भी है, सब चीज़ को मैं उसी में मिला देता हूँ। तो उससे जितना भी मेरा जो खेत है उसके अंदर कार्बन इतना बढ़ चुका है कि आज बिना कोई डाले ही और मेरी फसल में मैं किसी का कोई केमिकल का छिड़काव करता हूँ
और मुझे तो अब 10 पानी का और खट्टी छाछ का स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़मीन के अंदर इतनी ताकत बन चुकी है। क्योंकि कोई भी इंसान होता है, ताकतवर होता है, तो उसे कोई भी छोटी मोटी बीमारी नहीं आती वो काम करता है। और जो कमज़ोर है, कमज़ोर होगा तो उसे छोटी बीमारी जो कम हो जाए तो वो छेद जाती है। तो इसी तरह से ज़मीन है, अगर ज़मीन को आपने अपनी मिट्टी को केमिकल डाल के बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है, जहर डाल दिया, माँ को जहर दे करके आपने दूध खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम सभी किसान हैं, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम अगर बड़े स्तर पर नहीं करते हैं तो हमारी जो रसोई है उस रसोई के अंदर जैविक प्राकृतिक प्रोडक्ट होना चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं करते हैं, सीजनेबल सब्जी हम कर सकते हैं और सीजनेबल सब्जी के साथ में अन्न जैसे गेहूँ और चावल भी हम उगा सकते हैं। और इस समय बहुत अच्छा समय है, आप गेहूँ की फसल कटेगी और गेहूँ की फसल कटने के बाद में आपको हरी खाद लगानी है। और हरी खाद में केवल आपको दलहनी फसल नहीं लगानी है, क्योंकि आपको एक दलीय, द्विदलीय और तिलहनीय ये सारी ही फसल उसके अंदर लेनी है। क्योंकि हमारा अगर दलहनी फसल लगाते हैं, दलहनी फसल के ही बैक्टीरिया हमारे जमीन में तैयार होते हैं, लेकिन हमें तो सारे फसल चाहिए। क्योंकि हमारी फसल जैसे आप गेहूँ और धान लगा रहे हैं, तो गेहूँ और धान ये दोनों ही घास खेती उसमें आते हैं, एक दलीय में आते हैं। तो अब एक ही तरह की हम फसल बार बार ले लें तो हमारी जमीन के अंदर क्या है कि एक ही खाद की कमी होती चली जाएगी। तो एक तो फसल चक्र बहुत जरूरी है। अगर आप कोई सब्जी लगा रहे हैं तो उसके साथ में सह खेती करें। कोई भी जैसे माना कि आपने टमाटर लगाया है या कोई भी गोभी लगाई है या ब्रोकली लगाई है, कोई भी फसल लगाई है तो उसके साथ में आप दलहनी फसल लगा, कोई भी दलहनी फसल सीजन के साथ में। सर्दियों में तो सर्दियों में आप चना लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं और उसके साथ में आप मसूर लगा सकते हैं। गर्मियों के दाल में लगाते हैं तो आप और मूंग अरहर लगा सकते हैं उसके साथ में, उसे दलहनी फसल भी लगा सकते हैं, जिससे हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति उससे होती रहेगी। अगर आप गेहूँ बोए तो गेहूँ के साथ में आपको कम से कम 1 किलो मेथी का दाना लेकर के पहले छींटा मारें और छींटा मार करके उसके बाद में गेहूँ की बिजाई करें, तो उससे नाइट्रोजन की पूर्ति आप उस जो मेथी का दाना मेथी है उससे पूर्ति उसकी होती रहेगी। तो इस तरह से आप गेहूँ की पैदावार ले सकते हैं। और धान के लिए जैसे मैं कह रहा था कि हरी खेती अब हर आपको लगाना है तो उसमें आपको जैसे ढैंचा हो गया, सनी हो गई, उसके साथ में तिल हो गया, तो आपका जो ढैंचा हो गया वो दलहनी में आ गया, मूंग है वो दलहनी में आ गया, उड़द है वो दलहनी में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे जो सनी है, सनी एक दलीय है उसमें आ जाती है, और जहाँ तिल है वहाँ दलहनी फसल में आ जाती है। तो इस तरह सभी फसल को मिला करके आप बोलेंगे तो आपकी जो जमीन और जमीन के अंदर हर प्रकार की बैक्टीरिया मिलती है। बैक्टीरिया वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एरोपोनिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एक होता है अनएरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो हमारे वायुमंडल में सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा बैक्टीरिया उसमें सांस ले पा रहा है और जी रहा है। और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है वो जमीन के अंदर होता है, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन पहुँचती तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो अगर हम धान की फसल लगा रहे हैं, धान की फसल में हमारा अनएरोबिक बैक्टीरिया तैयार हो जाता है, और अनएरोबिक बैक्टीरिया से हमारा जो ओजोन कार्बन है वो बहुत जल्दी से पनपता है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर फार्मिंग करेंगे तो जल्दी से हम अपनी जेब को भी कटने से बचा पाएंगे और हमारा जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अगर हमारी लागत कम हो जाती है और प्रोडक्शन लगभग हमारी सेम रह जाती है तो ये हमारी सबसे बड़ी आमदनी है। इससे हम अपनी ज़मीन को भी बचा पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बचा पा रहे हैं, और जिनको हम खिला रहे हैं उनके स्वास्थ्य हम बचा पा रहे हैं। मेरा तो जो खेती नहीं करते उनसे भी ये आग्रह है कि जिस तरह से आप अपना फैमिली डॉक्टर चुनते हैं, इस तरह से फैमिली किसान चुनो और अपना फैमिली किसान बना के रखो। उनसे कहो कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है और वो किसान आपको वो चीज़ अवेलेबल कराएगा और वो भी नेचुरल तरीके से कराएगा। इस तरह से करेंगे तो हम किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, हम किसान भी आगे बढ़ेंगे और उनका भी जो मेडिकल में जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के भीड़ लगी है तो पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं, हम वेस्ट करने की बजाय किसान का भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। इसी के साथ में मैं अपने अभी वापस लेता हूँ। आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।